दोस्तों, आज हम एक और जनजाति को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है गोंड जनजाति। इसके पहले हमने भील जनजाति को पढ़ा था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। और आज हम गोंड जनजाति के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर मुझे फॉलो भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोंड जनजाति का परिचय पढ़ेंगे। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से संबंधित है। इनका मूल द्राविडियन परिवार माना जाता है। गोंड स्वयं को कोइतोर बोलते हैं। इसके अलावा इनकी उत्पत्ति देखें तो गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु के कोण शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पर्वत है। अर्थात यह जनजाति पर्वतों पर निवास करती है, इसलिए इसे गोंड कहा गया है। अब मैप में देखते हैं कि गोंड जनजाति आखिर कहाँ पर निवास करती है, कहाँ पर पाई जाती है। तो गोंड जनजाति का जो विस्तार है वो नर्मदा घाटी के दोनों ओर मिलता है। और जिले की बात करें तो दक्षिण पूर्वी जो जिले हैं जैसे मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, इसके अलावा बैतूल, नर्मदापुरम, पांडुर्ना, शहडोल, सागर, दमोह, तो इन क्षेत्रों में, इन जिलों में गोंड जनजाति देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं गोंड जनजाति की जनसंख्या। तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति की जनसंख्या 50.93 लाख है, जो प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 33.25% है। इनकी साक्षरता दर 60.10% है। गोंड जनजाति की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो छिंदवाड़ा जिले में है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इस जनजाति का जो विस्तार है वो नर्मदा घाटी के दोनों ओर मिलता है और ये सारे जिले हमने अभी देख लिए हैं। इसके अलावा इनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो छोटे कद, गहरे काले रंग, मोटे होंठ, बड़ी व चपटी नाक, चौड़े मुंह और सीधे बालों वाले गोंड होते हैं। उपजाति की बात करें तो इनकी उपजातियां मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में निवास करती हैं। गोंडों की उपजातियों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले व्यवसाय के आधार पर देखें तो अगरिया जो लोहे का काम करते हैं, प्रधान जो पूजा करते हैं, ओझा जो तांत्रिक कार्य करते हैं, तांत्रिक क्रिया करने वाले, कोयला भूतिस नाचने गाने वाले गोंड, सोलाहस बड़े गिरी का जो काम करते हैं। तो ये व्यवसाय के आधार पर हैं। इसके बाद निवास स्थान के आधार पर तो राजगोंड जो भूस्वामी होते हैं, दुर्गोंड जो साधारण वर्ग के होते हैं, मारिया जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति के होते हैं, तो वो मारिया कहलाते हैं। इसके बाद इनके गोत्र की बात करें तो गोत्र को कुर कहा जाता है। देवोपासना के आधार पर देखें तो गोंडों के 7, यहाँ पर 7 है, 7 गोत्र हैं जिनमें पराती, बसूला, पास, कुसिया, कुल्हाड़ी, खुसी और देवरापी आती है। इनका जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक है। सामाजिक संगठन की बात करें तो गोंडों में आंतरिक मामलों को गांव की पंचायत में निपटाया जाता है, जिसका मुखिया मांझी या देशमुख होता है। पंचायत के मुखिया को भोई भी कहा जाता है। जो भोई होता है इसका पंचायत में प्रथम स्थान होता है, द्वितीय स्थान पर मुकद्दम और तीसरे स्थान पर दीवान होते हैं, चौथे स्थान पर लिखई होता है। इसके बाद मुकद्दम को गोटिया भी कहते हैं। कोटवार मुकद्दम की सहायता के लिए होता है। इसके बाद देवान मुखिया को जो गुप्त सूचनाएं हैं वो उपलब्ध कराता है। देवान लिखई पंचायत के वृद्ध सदस्य होता है। इसके बाद गुनिया या बरुआ गांव में तांत्रिक क्रिया करने वाले ये होते हैं, इन्हें गुनिया या बरुआ बोलते हैं। इसके बाद भोजन और खानपान की बात करें तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। भोजन में मोटे अनाज, कंदमूल, पेज इनका अत्यधिक प्रिय पदार्थ है। इसके अलावा महुआ को ये लोग देव अन्न मानते हैं। अब इनके जन्म संस्कार की बात करें तो शिशु का जन्म होता है घर में ही, इनके यहाँ जन्म हो जाता है। इसके अलावा जो शिशु का जन्म के 12वें दिन उसका नामकरण होता है और 6 दिन बाद बच्चे को ध्रुव तारा दिखाया जाता है। इसके अलावा विवाह पद्धतियों की बात करें तो विधवा विवाह और बहु विवाह इनमें इन प्रथाओं का प्रचलन है। समगोत्री विवाह वर्जित है।
विवाह में मंडप गाड़ने की प्रथा को मांगर माटी कहा जाता है। इसके बाद इस जनजाति में अनेक प्रकार के विवाह होते हैं। तो सबसे पहले है सेवा विवाह। सेवा विवाह कैसा है, तो इसमें गोंड जनजाति अपनी भाषा में इस विवाह को लमझना कहते हैं। जो भी वर वधु मूल्य चुकाने की स्थिति में नहीं होता है, वह भावी ससुर के यहाँ सेवा करता है, जिससे खुश होकर उसे कन्या दे दी जाती है। तो ये सेवा विवाह है। इसके बाद दूध लौटावा विवाह। गोंड जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की तथा भाई की लड़की और बहन का लड़का, इनमें विवाह हो जाता है। इस तरीके के विवाह का प्रचलन है और इसे दूध लौटावा विवाह कहा जाता है। पोलीथर विवाह की हम बात करें तो अपहरण विवाह इसे कहा जाता है। चढ़ विवाह, वर पक्ष बारात लेकर कन्या पक्ष के यहाँ आता है। ये हो गए विवाह की कुछ पद्धतियां। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब है हट विवाह। हट विवाह लड़का लड़की राजी बाजी से विवाह कर लेते हैं। इसमें लड़की भागकर लड़की के घर आ जाती है, जो लड़की है लड़के के घर आ जाती है। बलात विवाह क्या है, तो इस प्रथा में लड़का जबरन लड़की को अपने घर में ले आता है या हाट बाजार में हल्दी डाल देता है, छींट देता है। अब लड़का लड़की से विवाह करने का हकदार हो जाता है। ऐसा तब होता है जब लड़के एवं लड़की के जो माँ बाप हैं वो किसी तरह विवाह करने के लिए राजी नहीं होते हैं, और फिर तब इस तरीके की विवाह की प्रथा है। इसके बाद पठौनी विवाह। इसमें लड़की की जो बारात है वो लड़के के घर आती है। लड़की अपने दूल्हे को विदा करके अपने घर ले आती है। वर्तमान में यह जो प्रथा है वो बंद हो गई। प्रीति विवाह की बात करें तो इस विवाह में लड़की के पिता को वधु मूल्य अनिवार्य रूप से दिया जाता है। अब है घोटुल प्रथा। तो अविवाहित युवतियों, यहाँ युवतियों के लिए घोटुल नामक संस्था होती है, जहाँ विवाह पूर्व युवक युवतियों की यौन संबंधी शिक्षा दी जाती है। इसके बाद है मृत्यु संस्कार। तो मृतक संस्कार में दशमानी या दशगात्र प्रथा गौणों का महत्वपूर्ण क्रियाकर्म है। यह मृत्यु के 10 दिन बाद होने वाला क्रियाकर्म है। इसमें सगोत्रों के लोगों तथा अन्य जाति धर्म के लोगों को बुलाया जाता है। दशमानी में विधवा स्त्री को पंचों के सामने चूड़ियां पहनाई जाती हैं, जिसे पाटो प्रथा कहते हैं, पाटो प्रथा। इसके बाद नवाखानी। तो गौणों की पितरों की जो पूजा का त्योहार है उसे नवाखानी कहा जाता है। खाहुल पाटा। गोंड जनजाति में अंतिम संस्कार में खाहुल पाटा नामक नृत्य गान गाया जाता है। अब इनके कुछ नृत्य हैं। तो सबसे पहले है कर्मा नृत्य। यह गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है। यह एक स्त्री प्रधान नृत्य है। यह आपको याद रखना है, स्त्री प्रधान नृत्य है जिसका प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर है। इसके बाद यह नृत्य विश्व का प्रथम लोक नृत्य है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सैला नृत्य। तो यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भड़ौनी नृत्य या विवाह नृत्य है। महिलाएं मंडप के नीचे बारातियों को मीठे गीतों के रूप में गालियां देती हैं। इसके बाद बिरहा का संबंध विरह से है। इसके बाद कहरवा। तो ये खुशी का गीत नृत्य है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद सजनी। यह स्त्री प्रधान नृत्य है। इसके बाद सुआ नृत्य। धान की फसल पककर तैयार होने पर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य तोतों को संबोधित गीतों पर किया जाता है। इसके बाद दिवाली नृत्य भी है। गौणों में स्वांग, नाट्य, गम्मत प्रमुख लोक नाट्य है। स्वांग, नाट्य और गम्मत यह प्रमुख लोक नाट्य है। इसके बाद ग्राम मुड़की के मिठू बक्स स्वांग के कुशल नर्तक हैं। अब गीत या गान की बात करें तो पंडवानी, झूमा झूमर ये प्रेम गीत है। इसके बाद कर्मा गीत 4 प्रकार का है। कर्मा ठाणा, कर्मा लैकी, कर्मा लंगड़ा और कर्मा रागड़े। विरहा और ददरिया वीर रसपूर्ण गीत है। इसके अलावा नहडोरा गीत, वर बारात को जाते समय जब तैयार हो रहा होता है तब यह गीत गाया जाता है। इसके अलावा सैला भड़ौनी। तो मजाक के रूप में व्यंग्य कसने हेतु यह गीत गाया जाता है। इसके अलावा सजनी, जसगीत। कहरवा की बात करें तो शादी में जब बारात की वापसी होती है तब यह गीत कहरवा गाया जाता है। फाग की बात करें तो यह फाल्गुन मास में गाया जाता है। सितम की बात करें तो प्रेम स्वरूप व्यंग के रूप में। इसके अलावा रामायणी, गोंडवानी, स्वांग गीत।
स्वांग गीत शहडोल में स्वान गीत के रूप में स्वान गीत विवाह के अवसर पर बड़हार के दिन गाया जाता है। तो ये हो गए इनके गीत। अब कुछ वाद्य यंत्र हैं। तो गोंड वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है अवनद वाद्य। इसमें मांदर, टिमकी, सिंगबाजा, नगाड़ी ये सारे आ जाते हैं। इसके बाद घन वाद्य, तो ताल मिलाने के लिए ये बजाए जाते हैं। इसमें मजीरा, खड़ताल, ठिसकी, चुटकी और झांझ आते हैं। इसके बाद स्वर वाद्य, तो इसमें फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र आते हैं, जैसे बांसुरी, शहनाई, अलगोजा। तंतु वाद्य, तो तार के मेल से बनने वाले वाद्य यंत्र, इसमें तमूरा, चिंकारा, किंदरी और बाना आते हैं। तो ये हो गए वाद्य यंत्र के 4 प्रकार। इसके बाद कला की बात करें तो सबसे पहले है डिगना कला। यह गोंड जनजाति से संबंधित एक भित्ति चित्रकला है। इसमें दीवार और फर्श पर महिलाओं द्वारा गोबर, मिट्टी आदि से विशेष प्रकार के त्रिकोणीय और ज्यामितीय चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्रकारी है वो विशेष रूप से शादी विवाह पर की जाती है। इसके अलावा दिवाली, हरियाली, अमावस्या, होली व मेलों के दौरान भी ये चित्र बनाए जाते हैं। इसके डिगना कला के जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं दुर्गाबाई ब्याम, भज्जू सिंह श्याम, आनंद सिंह श्याम, जनगढ़ सिंह श्याम, धनैया बाई और कलावती श्याम, ये सारे आते हैं। इसके बाद हम नौडोरा कला की बात करें तो यह मुख्यतः गोंड जनजाति से संबंधित भित्ति चित्रकला है। इसके अलावा बैगा और भारिया में भी प्रचलित है। इसमें महिलाओं द्वारा घर में मिट्टी की उभरी रेखाओं से भित्ति अलंकरण किया जाता है। इसमें पशु पक्षी, फूल पत्ती, पेड़ पौधे आदि का चित्रण किया जाता है। नया घर बनाते समय दीवारों पर गहन अलंकरण नहडोरा डालना कहलाता है। पाटनगढ़ चित्रकला की बात करें तो यह प्रमुख गोंड चित्रकला है। पाटनगढ़ गांव के निवासी इस चित्रकला में पारंगत हैं। इसमें आसपास की वातावरण और प्रकृति से प्रेरित होकर चित्रकारी की जाती है। इसके प्रमुख चित्रकार भज्जू सिंह श्याम, आनंद सिंह श्याम हैं। डिंडोरी का गड़ा लौह शिल्प गोंड और बैगा जनजाति के अगरिया, यहाँ पर अगरिया है, अगरिया समुदाय के लोग लोहे से कलात्मक कृतियां बनाते हैं। इन शिल्प को 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया। पर्व, उत्सव और त्योहार की बात करें तो मड़ई, सबसे पहले मड़ई है। यह गौड़ों का महत्वपूर्ण पर्व है। ग्रामीण जन फसल आने की प्रसन्नता, सुखद जीवन का संदेश अथवा किसी विशेष उपलब्धि की सूचना आपस में देते हैं। ग्राम में देवता की आराधना करते हैं। यह दक्षिणी मध्य प्रदेश, मुख्यतः मंडला, डिंडोरी जिले में मनाया जाता है यह मड़ई उत्सव। इसके लारूकाज पर्व की बात करें तो यह पर्व नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। सुअर के विवाह का प्रतीक है। सुअर की इसमें बलि दी जाती है। गोंड जनजाति में मान्यता है कि इस पर्व से परिवार में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। इसके बाद नवाखानी, तो यह पर्व धान की फसल में जब बाली आना शुरू होती है तब मनाया जाता है। इस दिन घर में नए चावल बनाकर कुल देवी की पूजा अर्चना की जाती है। यह त्योहार प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के पश्चात भाद्र पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। अब इसके बाद है बिदरी या बीदड़ी। तो बिदरी पूजा में बादल के साथ धरती और अन्य की भी पूजा की जाती है। इसमें ठाकुर देव की पूजा की जाती है। इसके बाद बकबंदी, यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। हरडिली की बात करें तो श्रावण मास की अमावस्या को खरीफ फसल की बोनी के समापन का त्योहार है यह। इस दिन बैलों की पूजा की जाती है। इसके बाद छेरता, पौष मास की पूर्णिमा को यह बच्चों का त्योहार है। पौष मास की पूर्णिमा को यह मनाया जाता है और यह बच्चों का त्योहार है। तो कौन सा त्योहार किस माह में मनाया जाता है और किससे रिलेटेड है, ये चीजें आपको याद रखना है। इसके बाद मेघनाथ पर्व की बात करें तो फाल्गुन महीने के पहले पक्ष में मेघनाथ त्योहार यह मनाया जाता है गौड़ आदिवासियों द्वारा, और मेघनाथ गौड़ों के सर्वोच्च देवता है। इसके बाद जवारा की बात करें तो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक कुंवार माह में और दूसरा चैत्र माह में। गैला की बात करें तो गौड़ों का मिट्टी के बर्तन बनाने का समारोह है यह हिंदुओं के अखाड़ी के समान है
और यह ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है। इसके बाद मांडोरा त्योहार भी है जो ये लोग मनाते हैं। अब इनकी धार्मिक मान्यताएं क्या क्या है। तो गोंड लोग अपनी उत्पत्ति लिंगादेव से मानते हैं। इनको आराध्य देव मानते हुए पूजा करते हैं, जिसे कोया पुनेम कहा जाता है। अधिकांश गोंड हिंदू धर्म को मानते हैं। गोंड जनजाति में दीप जलाने की विशेष परंपरा है। इसे हिरनौटी दीप इस परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इनमें मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाने के संबंध में सर्ग नसैनी की मान्यता है। यह नसैनी मंडला के चौगान नामक स्थान पर स्थापित है। देवी देवता की बात करें तो दूला देव, यह गोंड जनजाति के सबसे मुख्य देवता हैं। विवाह के समय उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद बड़ा देव सबसे बड़े व्यापक देव हैं। बड़ा देव को भगवान शंकर का रूप माना जाता है और इनकी सवारी सफेद घोड़ा है। इसके बाद नारायण देव की बात करें तो इनका स्थान घर की दहलीज पर होता है। यह घर में आने वाली बाधाओं को रोकते हैं। इसके बाद खैरमाई देवी तो ग्राम की रक्षा करने वाली देवी हैं। इनका स्थान महुआ वृक्ष के नीचे है। इसके बाद बूढ़ी माई तो यह बड़ी चेचक की देवी हैं। इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो गोंड जनजाति का प्रधान व्यवसाय कृषि है और हल इनका प्रतीक है। इनके द्वारा की जाने वाली कृषि को बारी कहा जाता है। गोंड जो है वो अपने खेतों से दो फसलें लेते हैं, सियारी और कुन्हारी। सियारी के अंतर्गत धान, कोदो कुटकी, तिलहन, रमतिला, चावल ये आते हैं। उन्हारी के अंतर्गत गेहूं, चना, राई, मसूर, अलसी आती है। तो ये दो प्रकार की फसलें उगाते हैं, सियारी और उन्हारी। इसके बाद कृषि के साथ यह जनजाति पशुपालन भी करती है। इस जनजाति की जो उपजाति है ओझा, वो नृत्य और गोदना गोदने का कार्य करती है। इसके बाद गोंड जनजाति नगाड़ची वाद्य यंत्रों का वादन करती है। लिलार कोठी, गोंड जनजाति यहाँ अनाज का संग्रहण करती है जो मिट्टी, बांस, भूसा और गोबर से बनी होती है। तो लिलार कोठी। इसके बाद साहित्य या वाचिक परंपराएं तो लिंगोपाटा गोंडी भाषा की एक लोक कथा है जिसे सर्वप्रथम वेरियर एल्विन ने लिपिबद्ध किया था। इसके बाद इनकी भाषा और बोली। तो भाषा की बात करें तो गोंडी तथा डोरली इनकी भाषा है। यह द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। हल्बी और भतरी भाषा भी ये बोलते हैं। तो गोंडी भाषा को वर्तमान समय में प्रचलित रूप से सामान्यतः देवनागरी लिपि और तेलुगु लिपि में लिखा जाता है। गोंडी भाषा को वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल भी किया गया है। बोली की बात करें तो यह जनजाति आलिखित भाषा गोंडी बोलते हैं। इसके अलावा कौन कौन से जिले हैं तो छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, बैतूल, नर्मदापुरम, पूर्वी निमाड़, बालाघाट में शुद्ध गोंडी बोली जाती है और मंडला, डिंडौरी, शहडोल, रीवा में गोंडी का रूप विकृत है। यहाँ छत्तीसगढ़ी का प्रभाव है। तो आज हमने बात की गोंड जनजाति के बारे में, उनकी सारी चीजें हमने देखी और जैसे किसी दिन हम एमसीक्यू भी रख लेंगे तो इसमें देखेंगे हम किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं और आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है तो इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ें। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जनजाति के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टडी एक्स लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।